और लखनऊ इग्नू सेंटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों से कुछ इस विषय पे संवाद करूँ, कुछ इसमें विषय पे कुछ अपनी जो दृष्टि है, जो मेरा अध्ययन है, आपके सामने ला सकूँ। और मैं विलंब जो हुआ है मैं क्षमा चाहता हूँ। आज लखनऊ में हैवी ट्रैफिक थी, तो हैवी ट्रैफिक में तो एक बहुत मुसीबत था कि यहाँ के कैसे पहुँचा जाए, एक तनाव सा बना हुआ था। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच सका कुछ लोगों के सहयोग से। आज वास्तविकता की सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एक बेजर लकमैन का कंसेप्ट था, उन्होंने ऐसा डेवलप किया था। हालांकि जो चीज़ें, कोई भी चीज़ें वैक्यूम में नहीं होती हैं, जो भी इस समाज में है उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, सभी हम लोग जानते हैं। कुछ कुछ उसकी भाषाएं हैं, उसका कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शन है, कुछ उसका ग्लासिंग प्रैक्टिसेस भी है, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं साथ में। तो हम भाषा को भी ले आएंगे, जो एवरीडे लाइफ है उसकी रियलिटी ले आएंगे, जो वास्तविकता का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वैधता पे भी हमें कुछ करेंगे, सोशलाइजेशन पे भी हम आएंगे। मूल तो सोशलाइजेशन ही है, यहाँ के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जो वास्तविकता समाज का आता है वो सोशलाइजेशन के और व्यवहार के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। तो उन चीज़ों को हम ले आएंगे, कुछ सारांश अंत में ले आएंगे। तो देखा जाए हमारा जो उद्देश्य होगा ये वास्तविकता एवं सामाजिक निर्माण के परिभाषित कर सकेंगे यदि इस पर हम चर्चा करें तो, और वास्तविकता के निर्माण का वर्णन कर सकेंगे। भाषा, वैधता, सामाजिकरण, वास्तविकता के बीच के संबंध दर्शा सकेंगे, और कुछ है जो सांकेतिक जगत है और सामाजिक वास्तविकता के, और तो उस पर हम कुछ विषय पे ला सकेंगे। हाँ, कुछ आँख में दिक्कत है। इस इकाई में हम बताया कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर देखा जाए इन जो संबंध संकल्पनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण यह है कि जो हम प्रेजेंट होता है समाज में वो कैसा होता है। तो सामाजिक वास्तविकता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मूलभूत रूप से हम जिस कॉन्टेक्स्ट की बात करते बताया हमने संदर्भ चर्चा करते हैं, वास्तविकता के दृश्य के पहलुओं के घटकों को देखने के विविध तरीके को विकसित करने के सामाजिक शक्ति है, सामर्थ्य है। तो हम देखेंगे कि बहुत से समाज हैं, बहुत सी संस्कृतियां हैं, बहुलवादी समाज हैं, विभिन्न प्रकार के सेक्ट हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन है, उनकी अलग स्थितियां हैं, उनकी अलग से तो उनकी सबके लिए रियलिटी की कंडीशन में जाएंगे अलग अलग मिलेगा। हमारे समाज युवा पीढ़ी की आप देखेंगे जो उनके कंटेक्स्ट में अलग पाएंगे, अलग अलग जो हमारी एज के हिसाब से देखेंगे, ओल्ड एज के अलग पाएंगे। तो हम देखेंगे कि युवा पीढ़ी की वास्तविकता के माध्यम से जो हम देखने का प्रयास करते हैं, हमको लगता है कि वास्तविकता निकल के वही आती है। और आमतौर पर देखा जाए हम लोग तो जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है उसके दृष्टि से हम कुछ वास्तविकताओं को एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा विशिष्ट स्थिति में ला करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी भी समाज के सदस्य कुछ विशिष्ट अवस्थाओं एवं सिद्धांतों के आधार पर अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, जो वही रियलिटी है। लेकिन ये सिद्धांत यदि हमेशा एक जैसे थोड़ी होते हैं, सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो सामाजिक वास्तविकता है कि चेंज द लॉ ऑफ नेचर। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक पीढ़ी में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आते रहे हैं। हमारी पीढ़ी प्राय माना गया, जो स्थिति मानी गई कि लोगों के स्वभाव, अभिवृत्ति, आवश्यकताएं 10 साल पे बदलती रहती हैं। एक जनरेशन जैसा गैप होता रहता है, और जनरेशन की अपनी अलग नीड है, उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी अलग अलग सुविधाएं हैं। और क्योंकि समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, उनको दृष्टि देखेंगे। पहले लोगों को एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम लेंगे, लेकिन उन्हीं की बातों को हम नहीं बताएंगे, हम वास्तविक जगत से जोड़ के इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविकता के जो सामाजिक निर्माण की चर्चा के लिए आवश्यक है कि अधिकांश समाजों में सच्चाई का एक ही अर्थ नहीं है, वो सापेक्ष देखेंगे। ये अर्थ एवं इस अस्तित्व विविध लेवल पे हम जब देखने का प्रयास करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पाएंगे।
सच्चाई के जो सामाजिक निर्माण है वो बहुत किस्म के हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी भिन्न होता है। अतः हाँ, में दिक्कत है। तो बहुत सी वर्णनात्मक वास्तविकताएँ हैं जिसको हम डिस्क्राइब करके समझ सकते हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल की अलग-अलग वास्तविकता मिलेगी। विभिन्न इसके हम तो ये कहते हैं कि विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न व्यक्तियों के बीच, विभिन्न कंडीशन में, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग विविधता दिखाई पड़ेगी। तो स्पष्ट है कि बहुत सी जो चीज़ हैं उनको एक विशेष रूप में दृष्टि में देखेंगे। एक व्यक्ति के बहु समाजों में हम संस्कृति में जो देखेंगे, जो वास्तविकता देखेंगे वो अलग-अलग कंडीशन में देख सकते हैं। और जहाँ ये वास्तविकताएँ विभिन्न तरीकों से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये भी देखेंगे और एक-दूसरे को प्रभावित भी करती हैं, वो आपस में टकराती भी हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविकता में सभी विवरण को अगर देखा जाए तो अलग-अलग से उसको हम विवरण कर सकेंगे, ये भी देखेंगे हम। तो इनकी अभिव्यक्ति में अक्सर काफ़ी विभेद होता है और समाज जो सच्चाई उत्पन्न करता हुआ हम देखेंगे कि प्रवेश के बहुत से भिन्न भिन्न-भिन्न प्रदान करता है और सामाजिक के रूप से उलझी हुई जटिल सच्चाई को उत्पन्न करने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तो यह है आपका, इस दृष्टि से हम देखने का भी प्रयास करेंगे। तो वास्तविकता का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है, उसके ऊपर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी या जो भी इसके बारे में हम थोड़ा कोशिश करेंगे जानने का। तो किस प्रकार बहुविध और वर्णनात्मक सच्चाइयों के निर्माण की प्राप्ति की जाती है, वे कौन से विधि हैं, वे तंत्र सिस्टम कौन से हैं जिनके आधार पे हम सदस्यों के रूप में मिलजुल कर विश्व प्रक्रिया की संकल्पना सृजित करते हैं। विश्व प्रक्रिया की ये अगर देखा जाए तो सामाजिक सच्चाइयाँ तभी बन जाती हैं जब समाज के नए सदस्य ने अपनाना शुरू कर देते हैं। माने ये माना गया कि जो बच्चे अपनाते हैं वो सामाजिक सच्चाइयाँ होती हैं, उसको अपनाते हैं, वो युवा पीढ़ी के माध्यम के उनके व्यवहार से हम उनकी स्थितियों से हम प्रकटीकरण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम समाज के नए सदस्य ने अपनाना जब शुभ प्रारंभ करते हैं तो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक हुआ, राजनैतिक हुआ, मनोवैज्ञानिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ जब देखेंगे तो उसका समावेश होता है और इसी तरह नई पीढ़ी को एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने की प्रशिक्षण देकर इनमें से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और यही है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इस तरीके से नई पीढ़ी अपने लिए उपयुक्त सही समझती है। तो वो क्योंकि उनको वास्तविकता वो समझते हैं कि वास्तविक यही है और उनको जीवन में, उनके व्यवहार में उनको एक हम आगे बताएँगे सोशलाइजेशन का विषय आएगा तो बताएँगे। तो किसी भी अगर देखा जाए तो जो सामाजिक संरचना है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ऐसा है कि उसको बहुत ध्यान से, बहुत नज़दीकी से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा है कि उसको इतना आसान नहीं होता है, उसको हम गहनता से देखेंगे तो ये समझ में आता है और देखने में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, स्वतंत्र क्रियाएँ होती हैं, ये उनको अगर समीक्षा की जाए उनके बारे में तो ये समझ में आएगा। वास्तविकता स्वयं इस तरह क्षणभंगुर है कि कोई भी विघटनकारी या द्वंद्वात्मक स्थिति से व्यवस्था और डिस्ट्रॉयड नियम ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अंग-भंग करने वाला नियम ठप पड़ जाता है। ऐसे सामाजिक घेराबंदी, तालेबंदी की बात दूसरे राष्ट्र से युद्ध के समय यहाँ तक कि जीर्ण अर्थव्यवस्था के दौरान जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है, उसे ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। जब भी कोई स्थिति आती है, जब व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, तो उसको सामान्य आने में बड़ा समय लगता है। कोई भी आतंकी घटना होती है, कोई भी बम विस्फोट होता है, कहीं भी दंगे होते हैं, उसके बाद बड़ा उसको समझना और वो फिर पुनः उसका वास्तविकता उसी स्थिति में आना, ये बहुत समय लगता है। तो हमको देखा जाए कि सच्चाई का निर्माण कैसे होते हैं। संस्कृति के बहुत से आयाम होते हैं और संस्कृति को जब तक आयाम को हम नहीं समझेंगे तो वो सच्चाई हम समझ नहीं पाएँगे।
हालाँकि सच्चाई का निर्माण जो है बहुत से समाजों में समान होता है, ऐसा भी है। फिर भी मूलभूत रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक समूह से दूसरे समूह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भिन्न होता है। या इस बात की एक प्रकार के संदेह भी उत्पन्न होता है कि युवा और प्रभावशाली व्यक्ति के मस्तिष्क, मान लीजिए कि धार्मिक या आर्थिक स्थिति द्वारा एक कुछ लयबद्ध, कुछ निश्चित सामर्थ्य विकसित करना ही होता है। तब विविध जातियों एवं वर्गों द्वारा विविध थोड़ा-सा, तो कुछ सदस्यों पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ जाता है, कुछ अस्थायी प्रभाव पड़ जाता है। जो अस्थायी प्रभाव पड़ने वाले एक समान रूप से देखेंगे तो लगता है कि एक सामान्य वास्तविकता का निर्माण हुआ है। तो हम इस दृष्टि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, क्षेत्र से क्षेत्र, संस्कृति से संस्कृति, विभिन्न प्रकार के समूह से समूह, विभिन्न प्रकार के जात से जात, वर्ग के वर्ग विभेद में देखेंगे तो उस लेवल पे हमको समझने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार सच्चाई का निर्माण करती हैं, वह इस तरह संस्कृति एवं विचारधारा का विशिष्ट प्रतिमान जो उन्हें सिखाया गया, जिसमें उसे निश्चित दायरे में उनको निर्णय लेना सिखाया गया, उनके व्यवहार करना सिखाया गया, एक दूसरे के अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए सिखाया गया, तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तो विभिन्न तरीकों से इस प्रकार इशारा हम कर सकते हैं कि हमारी वास्तविकता और अनुभव में सभी बातें कुछ सम समुदायों, बड़े समूहों, राष्ट्र, राज्य, मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं। कभी-कभी कभार राष्ट्र राज्यों की तुलना में इनका इस और अधिक ध्यान होता है। ज्ञान के समाजशास्त्र पे हम आते हैं, उनका क्या काम है कि उनका कितनी सटीकता से सामाजिक सच्चाई की ये रचनाएँ मनुष्यों, समूहों और मनुष्यों के समुदायों द्वारा विकसित की जाती हैं। अतः ज्ञान और सामाजिक संदर्भ के बीच के अंतर संबंध जिसमें विकसित हुआ है, एक समझने में महत्वपूर्ण बिंदु है। कि समाज किस प्रकार से विभिन्न काल में स्वयं को सृजित एवं पुनः सृजित करने के योग्य रहा है उस समय भी, कि हम तो कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि सामाजिक संदर्भ विचारों के अस्तित्व के आधार पे सामाजिक संदर्भ विचारों के अस्तित्व के आधार था, जिसमें आप सटीक विचार और इसलिए व्यक्ति को वैश्विक संदर्भ में इसको हम कुछ महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे सामाजिक वैज्ञानिकों को मानना है कि मानव चिंतन कभी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है। एक तो यह हो गया स्वैच्छिक कार्यों के आधार पर, और दूसरा क्या हो गया, मानव चिंतन कभी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। कोई आइडियोलॉजी उसको प्रभावित करती रहती है। तो जो बौद्धिक परिवेश में जो बौद्धिक वातावरण होता है उसका प्रभाव उसमें पड़ता ही पड़ता है। जैसे सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस संकेत किया कि ज्ञान की प्राप्ति सहवर्ती है और यह अपेक्षाकृत धीमी गति से संकलित होती है। तो जब प्राप्त ज्ञान के पर्याप्त पहलुओं की जांच की जाती है तो किसी भी सच्चाई की दृष्टिकोण लक्षित और स्पष्ट होता है। ज्ञान समय के साथ एकत्र होता है और इसके लिए नए सदस्यों को सब कुछ एक साथ एक जैसा बता पाना यह संभव होता है। मौजूदा सदस्यों को मीडिया, संस्थान, फैमिली, काम करने की जो संस्कृति है, जो उनका परिवेश है, उनके माध्यम से नई जानकारी इनको दी जाती है। और जो कुछ भी समाज में घटना उस समय तत्काल इनके सामने घटित होती है, वो उनका अनुभव होता है। तो ये सामाजिक जो वास्तविकता है उसका फिनोमेनन क्या है, उनके फिनोमेनन के देखेंगे। बर्जर लकमैन जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे है, उनका बहुत बड़ी कृति है, लेख है, पश्चिम के विद्वान है। तो उन्होंने कहा सामाजिक सच्चाई की जो परिघटना है उसका मतलब है कि प्रस्थान स्थल के रूप में हम दैनिक सामान्य समझ आधारित सच्चाई का प्रयोग करते हैं। यह वही है जो अंततः ज्ञान में शामिल होता है, अर्थात सामाजिक जीवन प्रक्रिया में निहित अंतःक्रिया
एवं सहभागिता जो अंतःक्रिया के माध्यम से निर्माण होता है, जो सहभागिता के माध्यम से होता है, तो वही सच्चाई निकल के आती है। तो हम ऐसे नहीं कहते हैं, जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, सहभागिता नहीं होगी, कैसे सच्चाई निकल के आती है? नहीं निकल सकती, नहीं समझ सकते उसको। इसका मतलब होता है कि शुद्ध रूप से संवाद जो बताते हुए उपनिषद में उल्लेख किया गया पहले ही, कि संवाद के माध्यम से नई वास्तविकताओं का निर्माण कैसे होता है? संवाद के माध्यम से होता है, और बिना संवाद के कोई शिक्षा नहीं होती है। और संवाद के जहाँ पे संवाद नहीं है, वो कोई न शिक्षक है, न टीचर, न टॉट है वो। न वो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, न बच्चों को समझने में सहायक होता है। जब बच्चा कोई बताएगा नहीं, कुछ आप सवाल पूछेंगे, नहीं बताएगा, वन वे होगा, अपना डेरिवेशन के बाद आप चले जाते हैं, बच्चों की क्या वास्तविकता है, आप शुद्ध बताएँ आपको एग्ज़ाम्पल। एक-एक बच्चे की स्थिति जो दिया गया भारतीय शिक्षा पद्धति में, जो भारतीय विद्या है, उसमें स्पष्ट ये हर बच्चों के बीच व्यापक व्यापक दृष्टि से उनको बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सोचते हैं, उसे पंचकोशीय विकास भी हम कह सकते हैं। उन दृष्टि से हम जब देखते हैं तो उन उन कोश के माध्यम से सामाजिक रियलिटी क्या है, ये समझ में आएगी कि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, बौद्धिक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति, भोजन की स्थिति क्या है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्थिति क्या है, उनके बीच में कैसे क्यों इंटरेक्शन क्या हुआ, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे मानसिक स्थिति में कैसे लोग होते हैं, कैसा क्यों मानसिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होती है और कैसे सुदृढ़ नहीं होती है। अलग-अलग कंडीशन में करके हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इनका जो भी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, हम उसको निश्चित रूप से शिक्षा पद्धति के रूप में हम देखेंगे, हम समझने का प्रयास करते हैं। और साफ-साफ है, जब तक उनके साथ अंतःक्रिया नहीं होती है, सहभागिता नहीं होती है, पूर्ण सहभागिता नहीं होती है उनके, जब तक उनके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन, विभिन्न मानसिक रचनाओं का अध्ययन, विभिन्न उनके अनुभव का अध्ययन जब तक नहीं होता है, तब तक हम उस बिंदु पे नहीं आ सकते हैं। स्पष्ट है, समाज के पास अपना अस्तित्व कायम करने और सत्ता मीमांसा के लिए कम से कम 2 पहलू होते हैं, जिनमें से एक व्यक्तिगत होता है और एक विषयगत होता है। व्यक्तिगत होता है, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। ये तथ्य मिलकर समझ को बढ़ाते हैं। तो जहाँ व्यक्ति के लिए समूह जीवन है, वहाँ मूलभूत रूप से विषयगत सच्चाई, नियम और विनियम होते हैं। इनका पालन करना तब तक अत्यावश्यक होता है, जब तक कि व्यक्ति या समूह अलग-थलग नहीं रहना चाहते। जब वो समाज में रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो सच्चाई मान के उसको स्वीकार करते हैं। हम तो थीम के रूप में देखेंगे, सोशल फैक्ट के रूप में देखते हैं अगर हम, तो हालाँकि इन्होंने ये बताने की सामाजिक सोशल फैक्ट के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, तो यही समझ में आता है। तो सर्वप्रथम सामाजिक जीवन की सभी सच्चाई राजनीति स्वजातिक होती है और किसी एकल व्यक्ति से ऊपर उससे उस पर ही मौजूद रहती है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, एक्सटर्नैलिटी, बाह्यता और बाह्यता, यही स्पष्ट यहाँ है। वो पहले ही दुखीम ने इस चीज को चर्चा किया है। इस शब्दों का जंजाल के नाते शब्दों का जंजाल थोड़ा सा फिलोसफिकल ढंग से बताने का यहाँ प्रयास होता है। हम सामाजिक तथ्य के जो बाह्यता है उसके रूप में हम समझ सकते हैं इसको। बर्जर भी हमारी तरह पता लगाने में इच्छुक थे कि वो किस प्रकार सभी मनुष्य नाना रूप, आयामों एवं पहलुओं में सामाजिक जीवन को उत्पन्न करते हैं और इसे कायम रखते हैं। अतः सामाजिक सच्चाई जो को समझने का प्रयास करके हम असल में ये पूछ रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे किया गया, क्योंकि हम इसे अपने पूछताछ के माध्यम से आगे बढ़ने का संकेत देता है। उसे हम समझ सकते हैं बिना पूछताछ के। इंक्वायरी, सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, जब तक सब्जेक्ट टू इंक्वायरी नहीं होती है, उस चीजें समझ के सच्चाई नहीं आती है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी जांच के माध्यम से ही सच्चाई समझने की जो अपने यहाँ एक फॉर्मल ढंग से है, तो उसको हम समाज पे लागू करते हैं। अब एवरीडे की सामाजिक व्यवस्था क्या है, एवरीडे का दैनिक जीवन, दैनिक जो है उसका क्या है, तो बर्जर लगमन कहना है कि प्रत्येक दिन का जीवन जो होता है, उसमें उसका आधार ऐसा है कि विश्लेषण की जो विधि है, हमको लगता है कि वो उसके ऊपर हम जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से व्याख्यात्मक विधि है, एक्सप्लेनेटरी है कि उसका कार्य क्या है, उसका एक्शन क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पीछे कारण क्या है। हम गौर करते हैं कि चेतन में विभिन्न आयामों में मौजूद रहने और विभिन्न किस्म की वास्तविकता से संबंधित बुनियादी गुणधर्म होते हैं। अतः मनुष्य बड़ी या छोटी सीमा तक इस बात के प्रति सजग होते हैं कि दैनिक जीवन में सामाजिक सोशल वर्ल्ड, सामाजिक विश्व बहु वास्तविकताओं से बना होता है।
ये बहुवास्तविकताएं स्वतः सुव्यवस्थित होती हैं और कमावेश पूर्णतया विकसित होती हैं, और एक दूसरे को प्रभावित करने के योग भी होती हैं। अतः फिनोमिनन ऐसी है ये सामाजिक वास्तविकता की कि मनुष्यों द्वारा विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरूप को हम देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है। इन सामाजिक तथ्यों को उन पर थोपा जाता है। अन्य शब्दों में, समाज में प्रवेश करने वाले नए लोग शीघ्र या देर से आ पाते हैं कि उस समाज को एक विशिष्ट समाज की एक विशिष्ट सामाजिक पद्धति है, जिसे नए व्यक्ति पर लागू किया जाता है। अतः हम पाते हैं कि सामान्य बोध ज्ञान ही है। हमारे यहाँ जितने कस्टम हैं, जितने रीति रिवाज हैं, जितने हमारी विभिन्न प्रकार की कन्वेंशंस हैं, फॉकवेज हैं, हमारी हमारी जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, तो उस पर थोपा नहीं जाता है उनके व्यक्तित्व की रचना के लिए कि मनुष्य की वो सामाजिक वास्तविकता के अनुकूल व्यक्ति रहे, और जो उनकी सामाजिक वास्तविकता है वही समाज को कोहेशन लाती है, एक दूसरे से जोड़ती है, वही वास्तविकता वही है कि उसके बिना अगर समाज में रहना है तो उन जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको उनके जीवन में लाया ही जाता है कि समाज का सक्रिय अंग बने रहें। जिसको नहीं रहना समाज में, उनकी स्थिति अलग है। लेकिन अगर मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, वो मनुष्य की आवश्यकताएं समाज से पूरी होती हैं, चाहे भावनात्मक आवश्यकता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी आवश्यकता है वो समाज में ही मीट आउट होती हैं। समाज में रहना उनके लिए ये प्रकार की उनकी आवश्यकता भी है, और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके भावनात्मक तुष्टि के लिए आवश्यकता भी होती है। और क्योंकि वो उसी को उनको आसान है, उनको डेली को उनका हम नकल करके, उनका अनुसरण करके हम जीवन जी सकते हैं। हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें केवल जो है उसको हम फॉलो करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगता है यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जीवन में अगर हम अपनाते रहेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामान्य बोध ज्ञान और इसके सामाजिक संदर्भ में छानबीन करना अपेक्षाकृत सहज है। कित लक्ष्मण ने इस ओर संकेत किया कि ऐसे क्षेत्र की व्याख्या और अनुवाद में कठिनाई उपस्थित होती है, जो सामान्य बोध ज्ञान के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य नहीं है, बल्कि मूलतः दैनिक जीवन की वास्तविकता भी नहीं है। समूचा सामाजिक जगत सोशल वर्ल्ड सूचकांकों का क्या कहते हैं, सूचकांकों का समुच्चय है, इंडिकेटर का समुच्चय है, जिन्हें सच मान लिया जाता है। इन पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता, और जब किया जाता है तब इसके अंत के लिए विषयगतता की खोज करने के बजाय तीव्र एवं सामान्य वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो विषय के आधार पर वास्तविकताओं को खोज करना एक गहरा गड्ढा है। रेंडल कॉलिंस काफी हद तक बताने का प्रयास किया उन्होंने, रेंडल कॉलिंस ने। तो वास्तविकता के सामाजिक निर्माण को समझने के लिए हमें दैनिक जीवन की समय संरचना के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि डालती है। जबकि जैसा कि बर्जर लकमैन ने इस ओर संकेत करते हैं कि अल्पकालिकता अपना प्रतिबिंब छोड़ती है, और यह चेतना का बुनियादी गुणधर्म है। अतः पुनः हम पाते हैं कि दैनिक जीवन की जो तत्कालिक घटना है वो अच्छा जटिल मुद्दा है तत्कालिक के लिए उसका, क्योंकि उसके पीछे कंटेक्स्ट तो है। बिना कंटेक्स्ट कोई घटना है, उसके कंटेक्स्ट के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। और वो कंटेक्स्ट में चेतना लेवल पे और चेतना लेवल पे देखेंगे, चेतना लेवल पे देखेंगे कि इसके विविध स्तरों पे इसको मौजूद होती है। और जब अंतःक्रिया करती है तो अंतःक्रिया का मतलब इसके पहले कोई वास्तविकता है, वो वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है अंतःक्रिया। वो तो विभिन्न स्तरों पे जब देखेंगे तो विभिन्न प्रतिमान अलग अलग मिलेंगे। किसी विशिष्ट समाज में मनुष्यों के मध्य दैनिक अंतःक्रिया के प्रश्न पर विचार करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि अंतःक्रिया में ऐसी प्रत्यक्ष स्थिति होती हैं जो दैनिक जीवन में वास्तविकता की अधिकांश संरचना को परिभाषित करती हैं। ये पहले ही चर्चा किया हमने इसी के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतःक्रिया होती हैं तो अपने दूसरे के बीच दोनों में व्यक्तिनिष्ठ अंदरूनी समझ होती है, सामान्य अंडरस्टैंडिंग होती है। आत्मचिंतन भी दूसरों के साथ व्यवहार का ही परिणाम है,
क्योंकि हम जो हैं या उसके प्रति हमें स्वयं के विषय में सजग बनाता है और समय में और समाज में हमारे अस्तित्व के प्रति भी सजग करता है, क्योंकि यह हमें एक प्रकार की मनोवृत्ति प्रदान करता है, दृष्टि प्रदान करता है, एक प्रकार के व्यवहार की रचना प्रदान करता है और हमारे व्यवहार को ही उत्पन्न करता है। क्योंकि सामाजिक वास्तविकता ये क्या है? क्योंकि जो मानवीय सामाजिक वास्तविकता है, यही जो मानवीय सामाजिक व्यवस्था वही सामाजिक वास्तविकता है। हम यह बता सकते हैं कि वास्तविकता के अपने बहुत से घटक हैं। वे स्वयं विशिष्ट स्थितियों और मनोवृत्तियों को जनित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो संप्रेषण द्वारा स्पष्ट किया सकता है कि सामाजिक सच्चाई में बुनियादी समानताएं हैं। वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके अपने उनके नियम हैं, उनके जो अपने एक एस्क्राइब्ड वास्तविकता, जन्मगत वास्तविकता में, एस्क्राइब्ड अवस्था में वास्तविकता जुड़े सदस्यों पर इन्हें थोपते हैं। हम जाति व्यवस्था देख लेते हैं, जाति व्यवस्था, हम धर्म व्यवस्था, संप्रदाय व्यवस्था के रूप में अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप पे कि वहाँ पे मौजूद हैं धर्म पे। हम जब घटनाएं घटती हैं तो उनके जो व्यवहार होते हैं, उन लोगों के एकाएक जो व्यवहार होते हैं, उनके व्यवहार के माध्यम से उनकी वास्तविकता को हम समझ सकते हैं। जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनके वर्तमान है, वो मौका पड़ने पे उनकी उनका जो व्यक्तित्व का जो उनका व्यवहार है उसका प्रस्फुटन के माध्यम से दे सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र हम भाषा पाते हैं। आप देखिए, हम ग्रामर पे नहीं जाते हैं। विभिन्न व्यक्ति की अपने बोलचाल की जो भाषा है, भाषा के हम ग्रामर पे नहीं जानते हैं, उनके लिंग्विस्टिक्स में जानते हैं, सेंटिक्स पे नहीं जाते हैं उनके हम। उसकी भाषा के माध्यम से कैसे-कैसे एक दूसरे को समझते हैं, कौन सी भाषा एक दूसरे को जोड़ती है और उसी भाषा माध्यम से पूरी स्थितियों को हम व्याख्या करते हैं, इस पे हम आते हैं। तो ये ऐसा क्षेत्र जहाँ सामाजिक वास्तविकता मौजूद है, वह भाषा का क्षेत्र है। सभी भाषाओं की अपनी एक विशिष्ट व्याकरण और वाक्य विन्यास होता है। या समय हम तो उससे मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पे सभी समाज का होता है, सभी भाषाओं का अपना होता है, लेकिन वो भाषा जहाँ पे प्रचलित है, क्या उस भाषा का ही प्रयोग होता है कि क्षेत्रीय भाषाएं वहाँ प्रभाव डालती हैं? एक दूसरे को अंतःक्रिया करने के लिए, समझने के लिए वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं मौजूद होती हैं। और यह सभी समाजों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत पद्धति होती है। भाषा देखा जाए अंतःक्रिया का बहुत बड़ा माध्यम है, एक दूसरे के समझने का बहुत बड़ा माध्यम है। और एक जो भाषा है वो वही तो मनुष्य को अगर देखा जाए पशु से भी अलग करता है। आप डिफाइंड लैंग्वेज है आपका, और उस शब्दों के मीनिंग है, और उन शब्दों की मीनिंग एक सामान्य प्लेटफॉर्म पैदा, एक दूसरे के बीच में सामान्य प्लेटफॉर्म पैदा करता है, उत्पन्न करता है। यह ज्ञान की ऐसी निधि सृजित करने में सहायक होता है कि निरंतर फैलती होती है, संकुचित होती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, क्योंकि विविध शब्द एवं विचार ज्ञान और विचारों की समग्र निधि में हम प्रवेश करते हैं तो ज्ञान और समझ के कुछ ऐसे पहलू हैं जो विचार एवं ज्ञान को समग्र पद्धति से समझने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा ने बहुत से शब्दकोशों को संकलित किया, संशोधित किया, संपादित किया और मॉडरेट किया, अपडेट किया। तो क्या किया? क्योंकि उनकी आवश्यकता जैसे वो बदलती गई, उनको ऐसे उनका संशोधन होने लगा, संपादन होने लगा, अपडेट होने लगा। तो इन सामाजिक प्रक्रियाओं में बहुत से नए शब्द एवं संकुलाएं भाषा में प्रवेश करते हैं। ऐसे शब्द एवं विचार भी हैं जो निरर्थक बन जाते हैं और जिन्हें शब्दकोश भाषा से हटा दिया जाता है। जब वो शब्द देखा जाता है कि व्यवहार में अच्छा नहीं है, बहुत से ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं जो ठीक और समाज के लिए ठीक नहीं होते हैं, इसको हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द इसमें शामिल किए जाते हैं जिनकी लगता है कि इन शब्दों की आवश्यकता है और डिफाइन करने के लिए, किसी स्थितियों को डिफाइन करने के लिए ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है। तो भाषा ज्ञान तो क्या है? उस भाषा के माध्यम से हम उन ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। अब देखते हैं उसमें हम जब बहस करते हैं, विवाद करते हैं, ज्ञान तर्क करते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, तो ये भाषा के माध्यम से तो होता है।
तो यह कहा जाता है कि भाषा सांकेतिक है और इसलिए सामाजिक वास्तविकता समझने में सक्षम है। इसलिए यह सामाजिक तथ्य है जो मनुष्य को नियंत्रित करता है और फिर ये व्यक्ति के दायरे से बाहर आता है। और इसलिए क्योंकि भाषा के साथ सात्विक वास्तविकता ऐसी है कि सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसका संप्रेषण मुख्य भाग है, संप्रेषण का माध्यम है। उसके बिना संप्रेषण हो नहीं सकता है। इसलिए भाषा भाषा एक दूसरे को जोड़ती है और वास्तविकता निर्माण में काफी सहयोग करती है और समझने में सहयोग करती है। हम कह सकते हैं कि भाषा, ज्ञान, तर्क ये सब क्या है? ये विशाल खजाना है, सब राजनीति है, सामाजिक मनोवृत्ति है। इसके अलावा कि क्या शब्द देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि भाषा को बदल दिया जाए तो भाषावादी ढांचे पर टिकी हुई विशिष्ट विचारधारा भी इससे गूढ़ रूप से प्रभावित होती है। तो समझना मुश्किल हो जाता। मैं बता रहा हूँ, क्लास में हम लोग होते थे तो क्योंकि भाषा उनका ऐसे इंग्लिश भाषा, जब भी हम 30 साल पहले जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, एक टीचर थे, तो जब भी आते थे तो उनकी जो लैंग्वेज बोलने का जो कम्युनिकेशन था, उनका जो शब्द थे उनके, वो बस छात्रों के समझ में नहीं आता था। धीमे वो क्लास से सब बच्चे गायब हो गए। तो वो बच्चे क्यों गायब हुए, उन वास्तविकता के पीछे हम जाएंगे तो भाषा क्या जो संप्रेषण शैली है, भाषा तो है लेकिन संप्रेषण शैली कैसी होती है? अगर संप्रेषण शैली नहीं होगी तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जब कनेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम ज्ञान का संवर्धन भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएंगे तो समझ में आएगा कि भाषा और उसका संप्रेषण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कितनी अच्छी भाषा हो, कितने अच्छे शब्द हों, कितने अच्छे वाक्य हों, कितने अच्छे व्याकरण हों, लेकिन यदि उसका संप्रेषण नहीं है, जैसे हम कहते हैं सामान्य रूप से वाल्मीकि रामायण आया तो वाल्मीकि रामायण उतना कम्युनिकेबल नहीं था, संप्रेषण नहीं था क्योंकि संस्कृत में था। बाद में आम जनता की जब भाषा आई, कहते हैं रामचरितमानस, आम जनता की भाषा, सामान्य भाषा। जब सामान्य भाषा ये आई तो लोगों में कम्युनिकेबल थी, वो संप्रेषणीय थी, एक बहुत समझ की बात थी, लोग समझने में सक्षम थे। तो एक वास्तविकता की समझ के निकल के आई। तो ये हमें भाषा की जो योगदान है वो हम देखेंगे। वो संप्रेषण, अगर हम संप्रेषण करने वाले भाषा और संप्रेषणी है और जो उसका उपयोग करता है उसमें सक्षम है तो उसको समझने हमको आसानी होती है। कई चीजें हैं, अनुभव, व्याख्या, समाज की विषयगत वास्तविकता, इन 3 चीजों को हम जोड़ते हैं थोड़ा सा। तो समाज की विषयगत वास्तविकता विचार करें। विषयगत वास्तविकता से हमारा अभिप्राय यह है कि समाज व्यक्ति पर नियंत्रण कायम करता है। हम प्राय मूलभूत रूप से हम कहते हैं कि पूरा दुर्कीम का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, पूरी थ्योरी पे, पूरी इस पे संकल्पना पे पूरा समाज, पूरी यह पड़ी हुई है सामाजिक तथ्य की और दुर्कीम का प्रभाव पड़ा हुआ है। समाज व्यक्ति पर नियंत्रण कायम रखता है और किसी एकल व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। देखें कि संस्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए समाज में यह कैसे घटित होता है, जब कोई संस्थान किस प्रकार उसके सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है, और ऐसा कैसे है जहाँ व्यक्ति जीते हैं और मरते हैं, वह संस्थान अनिश्चित समय तक अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर नया व्यक्ति आता है, फिर चला जाता है, लेकिन जो वहाँ के कानून, जो नियम है, वहाँ की जो अनुशासन है, जो वहाँ की वास्तविकता है, वो उसी रूप में रहती है। क्योंकि वो हम सामाजिक वास्तविकता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो चीज कायम रखी हुई है, पूरी व्यवस्था संस्था कायम करी हुई है। कितने लोग आते हैं, नए सदस्य आते हैं, चले जाते हैं, नए सदस्य आते हैं, फिर चले जाते हैं, और सबका व्यवहार एक जैसा दिखाई पड़ता है उस संस्था का। तो हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई महाविद्यालय, कोई निश्चित अनेक प्रकार के महाविद्यालय है, अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, उनके अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय एक कंसेप्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, एक कंसेप्ट उनका था। इस ऑक्सफोर्ड देखेंगे, प्रिंसटन देखेंगे, हार्वर्ड देखेंगे, तो क्या है कि लोग आते जाते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हार्वर्ड की जो है वहाँ की अपनी जो वास्तविकता है उससे वो वही चीज कंटिन्यू रहती है। तो हम संस्थानिक इनिशियलाइजेशन में क्या देखेंगे, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, तो इनिशिएशन एवं क्रियाविधि घटना पर नजर डालें। ये एक ऐसी प्रणाली जो
स्थान बनाती है और कुछ निश्चित लक्ष्य और उद्देश्यों को सृजित करती है। और जब तक ऐसे विविध नियमों के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है, जो संस्थागत व्यवहार को परिभाषित करते हैं। यह बात हम समझ में आता सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रत्येक संस्थान भौतिक परिवेश तथा सामाजिक परिवेश अर्थात दोनों में अपना अस्तित्व कायम करता है। सच्चाई यह है कि दोनों प्रदत्त और अपनी इच्छा जो वहाँ की प्रदत्त होती है व्यवस्था और अपनी इच्छा, इन्हें हम बदला नहीं जा सकता है। वास्तव में यह उसका समग्र सामाजिक और भौतिक परिवेश है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यह भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के मध्य साथ अंतःक्रिया है। संक्षेप में हम मानव संस्थानों की उत्पत्ति के बारे में यदि हम इसको इंक्वायरी करें, तो इस बात संकेत हो सकता है कि संस्थान उत्पन्न होते हैं जब अभ्यासिक व्यवहार का अन्योन्य प्रत्यकीकरण, रेसिप्रोकल टिपिफिकेशन होता है, जो ठोस प्रतिमानित व्यवहार को बनाता है, जो कि समग्र नियंत्रण प्रतिमान की सीमाओं से बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसे विविध कार्य जो सदस्य करते हैं, वे ऐसे संस्थान की ओर ले जाते हैं जो इसके सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण कायम करता है। और जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि संस्थान पहुंच चुके हैं या इसका निश्चित जो उनकी पद्धति है उसको लागू कर चुके हैं। तो समझ जाते हैं कि हाँ, ये संस्थानीकरण हो गया है। संस्थान में गए, संस्थान का नियम हो गया, जैसा वहाँ का नियम है वैसी चीज का हमारे रूटनाइज हो गया हमारा व्यवहार में। जैसे संस्थान में गए, हम बाहर से गए, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पहुंचे, विश्वविद्यालय की जो पद्धति है उसमें आ गए हम, तो क्या हो गया, वो संस्थानीकरण हो गया। वो इंडिविजुअलाइजेशन से हट करके संस्थानीकरण हो गया। तो ये इसका बड़ा योगदान है, इसको समझने में विषयगत व्यवस्थिता को हम विकसित करते हैं। हालांकि देखा जाए कि दावा कोई नहीं कर सकता है कि अंतःस्थापत्य पूर्णता सार्वभौमिक है। अंतःस्थापत्य पूर्णता विश्व के सभी लोगों और सभी अवसरों द्वारा सदैव समान नहीं समझ सकते हम इसको। बौद्ध मध्यस्थों और अन्य रहस्यवादियों ने मस्तिष्क की स्वीकृति को हटाने के लिए सुविचारित ढंग से विधियों एवं को विकसित किया, ताकि वास्तविकता के बारे में सामान्य अवधारणाएं बनाई जा सकें। और इसके लिए जो भी प्रस्तावित होता है उस पर व्याख्या किए बिना हम स्टिमुलाई का अनुभव करने का दावा किया है। ऐसा रेंडल कॉलिंस ने पुनः किया है। उन्होंने रेंडल कॉलिंस ने कि इंटरसब्जेक्टिविटी क्या हम यहाँ पे ले आते हैं। इंटरसब्जेक्टिविटी कहीं एक्सपीरियंसिंग के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बजर लुकमान द्वारा संकेत करते हैं कि मनुष्य और उसके सामाजिक विश्व के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक है। प्रत्येक परिघटना दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं और उस पर प्रतिक्रिया करती हैं। अतः मनुष्य और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक वास्तविकता के 3 अंतःसंबंध पहलू होते हैं। ऐसे तथ्य हैं कि समाज मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विषयगत वास्तविकता है और इन कारकों के परिणाम के रूप में मनुष्य स्वयं सामाजिक उत्पाद बन जाता है। 3 लेवल पे हो जाता है। अतः समाज को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है, अब इसे वैधता की आवश्यकता होती है। तो नई पीढ़ी सदस्यों को अंतःक्रिया के पहले मौजूद जो उपलब्ध उनके सामने प्रतिमानित तरीके होते हैं में समाजीकृत करके किया जाता है, माने सोशलाइज किया जाता है उनको, और सामाजिकरण समुचित ढंग से और निरंतर जो है धीमे धीमे दौरान की जाती हैं और मरणोपरांत तक खत्म नहीं होती। जानते हैं लर्निंग प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये जीवन भर चलता रहता है, शाश्वत होता है। और ये विभिन्न लेवल पे विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों को और सामाजिक हमारी व्यवस्था को अलग अलग स्थान में अलग अलग उनके चाहे वो विभिन्न प्रकार के संस्थानों की अपनी जो उनकी वास्तविकता होती है, जो उनकी नीति होती है, जो उनके अनुशासन होते हैं, जो उनकी गाइडलाइन होती है, जो उनके तो रेगुलेशंस होते हैं, वो धीमे धीमे लोग मानते चले जाते हैं। नए नए बिंदु पे, नए नए स्थान पे, नए नए अवस्था में नए नए चीज सीखते चले जाते हैं। जीवन भर चलता रहता है।
और धीमे-धीमे वो उसका उत्पाद बन जाता है, समाज का उत्पाद बन जाता है। समाज को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता इसलिए है अब सबकी कि अर्थात इसे वैधता की आवश्यकता पड़ती है कि नए पीढ़ी के सदस्य इसको के मौजूद वर्तमान तरीकों में समाजीकृत करके कैसे कैसे इसको डेवलप करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इन इन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति को एक कुशल नागरिक बनाया जा सकता है। अगर हमारे स्थापित मान्यताएँ हैं और उनका समाजीकृत करके बनाने की कोशिश किया जाता है। हालाँकि समाजीकरण अकेला कभी भी सभी सदस्यों को नियंत्रण की रेखा में रखने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के सोशलाइजेशन में अंतर है। कुछ कुछ डेविएटेड होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, विचलनकारी होते हैं। कहा जाता है, सुदीक्षित ने कहा है कि भाई क्राइम सोशल फैक्ट है। क्राइम सोशल फैक्ट है, इसके माने हमें अगर हम सामान्य भी है तो पैथोलॉजी भी है। जब पैथोलॉजी भी है तो हमें नहीं कह सकते हैं कि सब ये बिल्कुल शुद्ध रूप से ये जो समाज है ये सामंजस्य पूर्णतया सामंजस्यकारी समाज है, यहाँ पूरा सामंजस्य ही है, अनुकूलन ही है। तो अनुकूलन ऐसा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कहीं-कहीं हमें मान सकते हैं कि वहाँ पे डिस्फंक्शन भी है, वहाँ पे डिस्फंक्शन भी होता है समाज में। बहुत से लोग होते हैं कि वो उसमें समाज के रीति-रिवाज, पद्धति, अनुशासन तोड़ते भी हैं, ये भी होता है। तो आंतरिक नियंत्रण या मनोवृत्तियों का नियंत्रण है, आंतरिक नियंत्रण या मनोवृत्तियों नियंत्रण है जो संस्थान का ऐसा शक्तिशाली बल का रूप देता है। हालांकि सामाजिक सच्चाई साझे अनुभव, समान स्वीकृति, अंदरूनी और बाहरी अनुभवों को जोड़ती है कि अवचेतन में घर जब अवचेतन घर कर जाते हैं उस पर नियंत्रण कायम करते हैं। और यही है जो सामाजिकरण के बहुत से पक्ष हैं जो हमारी अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में वैसा व्यवहार करता है। अगर सामाजिकरण के साथ साथ हमारे मुख्य जो छोटे-छोटे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे सिंबल हैं, जो हमारे संकेत हैं, चले जाते हैं तो उसका निश्चित रूप से धीमे-धीमे उसका आवश्यकता पड़ने पे उसका उपयोग करते हैं। या परिवार जैसे संस्थानों के माध्यम से होता है, अगर देखा जाए तो जो हम कंटिन्यूटी लाती है सामाजिक संरचना में कंटिन्यूटी लाती है, उसमें अगर देखा जाए तो फैमिली बहुत बड़ा संस्थान होता है। सभी लोग जानते हैं कि हमको मनुष्य बनना सीखते हैं जहाँ पर, और हमारे व्यवहार को वही से स्पष्टता होती है जैसे हम बचपन में सीखते हैं फैमिली में, उसका प्रकटीकरण भविष्य में जब हम बड़े होते हैं उसका प्रकटीकरण होता है। जैसे लेट कमिंग हैबिट है तो लेट कमिंग हैबिट है वो। तो और अगर हमें झूठ बोलना तो वो झूठ बोलता है, सच्चाई बोलता है, ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट है, सहयोगी है तो सहयोगी है, क्या है? तो अगर देखा जाए तो इसको समुचित ठोस आधार देते हैं, जहाँ पे हम सामाजिक गुणों के रूप में हम परिवार का एक बहुत बड़ा संस्थान देखते हैं। और हालांकि इसके बाद भी वैधता, सामाजिकरण और समग्र व्यवहार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। और सामाजिकरण में ऐसे भी शामिल होता है जो दंगे या अन्य हिंसात्मक गड़बड़ियों के रूप में सामाजिक बनावट में छेद कर सकती हैं, सामाजिक संरचना में छेद कर सकती हैं, क्योंकि संस्थानों का सामाजिक नियंत्रण इसका प्रयोग कभी-कभी ठप भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरनाक होती है, जो कि लेसन द एडेप्टेशन गिवन सोसाइटी, लेसन द एडजस्टमेंट इन गिवन सोसाइटी, दे आर नॉट एबल टू अकोमोडेट among the individuals। तो ये हम इस दृष्टि से देख सकते हैं इसको। हालांकि ये देखा शुद्ध रूप से एक फिलोसफिकल एनालिसिस हम मानते हैं इसको, इतना ये काफी था। इन चीजों को विभिन्न जगह से कॉन्सेप्ट लेकर के इनको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को डेवलप किया गया है, या जो कि शुद्ध रूप से हम फिलोसफिकल मानते हैं, या शुद्ध रूप से फिलोसफिकल एनालिसिस है ये। और हम फिलॉसफी को विज्ञान के रूप में लेते हैं अगस्त काउंटी के माध्यम से लेते हैं, इसलिए इसको हम सोशियोलॉजी में शामिल किए होंगे। लेकिन मनुष्यों का एक विशिष्ट रूप से सीखा गया व्यवहार को दर्शाने के लिए अगर हम आए तो निश्चित रूप से अगर उनको ताने बाने को देखने का प्रयास करें, उनकी भूमिकाओं को देखने का प्रयास करें, और इनकी भूमिकाओं के आपस में समुच्चय हैं, भूमिकाओं के जो जाल है उसके रूप में हम देखेंगे तो सामाजिक संबंधों को हम डिफाइन कर सकते हैं। भूमिका उसमें जितनी भूमिका के कंसेप्ट हैं उसमें भूमिका में जैसे रोल सेट है, रोल कंसिस्टेंसी है, रोल स्ट्रेन है, रोल ट्रांजिशन है, इसकी हम देखेंगे
तो हम ड्रामेट्रिकल स्कूल ऑफ इंटरेक्शनिज्म के रूप में आगे बढ़ते हैं कि हम स्पष्ट भूमिका निभाता है व्यक्ति, लेकिन कैसी भूमिका निभाता है वह कि जो ड्रामा से युक्त होता है। हम कहते हैं ईक्यू की बात करते हैं, हम इमोशनल क्वोशंट की बात करते हैं और ईआई की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो उसके यहाँ पे इन्होंने भूल गए यहाँ पे कि व्यक्ति जो है इमोशनली क्वोशंट होता है, उसको ईक्यू जिसका बेटर होता है वो अपने हिसाब से लोगों का डिफाइन कर ले जाता है और उसको वास्तविकता का निर्माण करने में उसकी अहम भूमिका होती है। तो भूमिका जो होती है वो सच्चाई को परिभाषित करती है, लेकिन भूमिका कैसी हो, बनावटी बनावटी है। फ्रंट स्टेज की भूमिका और बैक स्टेज की भूमिका के रूप में अगर हम देखेंगे तो समझ में आता है। अगर हम केवल फ्रंट स्टेज भूमिका हम देखते हैं, बैक स्टेज भूमिका हम नहीं देखते हैं, तो हमको लगता है कि हमको सच्चाई समझने में ये कठिनाई होती है। इसको उन्होंने भूल गए कहना। इस बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज रूल को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। भूमिकाएं जो होती हैं वो सामाजिक संरचना का सृजन करती हैं, जो कि समय और स्थान से जुड़ा हुआ होता है, विभिन्न सापेक्ष होता है। अगर इसको हम देखा जाए कि ये फैमिली ऐसा स्थान है जो व्यक्ति की एक ही छवि प्रदान करते हैं। हम गोत्रिका नाम क्या की बात करते हैं, अगर देखा जाए भारतीय विद्या में तो गोत्रिका नाम क्या की बात करते हैं हम। हाँ, तो अगर वो वहाँ जो सोशल कंस्ट्रक्शन आप रियलिटी पाएंगे तो वहाँ कंडीशन ये पाएंगे 3 भाई या 4 भाई हैं, लेकिन 3-4 भाइयों में इन्होंने बताने यहाँ नहीं बता पाया इन लोगों ने। 3-4 भाई हैं, लेकिन उनका जो यश है, जो स्थान है, जो उनकी उपलब्धि है, जो उनका रिकॉग्निशन है वो अलग-अलग है। ये क्यों है? 4 भाई हैं, उनको एक ही माहौल मिला हुआ है। 4 उनका माहौल मिला हुआ है, उनकी सुविधाएँ एक मिली हुई हैं, एक उनका एक जगह एक डिसेंट है एक, तो क्या है, क्यों अलग है वहाँ से? तो हमारे यहाँ भारतीय विद्या में गोत्रिका और नाम क्या बताई गई? तो गोत्रिका नाम क्या माने वंश तो वंश से आपको गुण तो मिल गए, उनको आनुवंशिक गुण तो मिल गई, लेकिन खुद व्यक्तिगत जो उनकी क्षमता है, जो उनके जो अचीवमेंट है वो अलग में वो अचीवमेंट में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये कॉग्निटिव पहलू थोड़ा-सा हमें यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो कॉग्निटिव पहलू के माध्यम से और टिपिफिकेशन के माध्यम से काफ़ी हद तक इसको हम समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में, ज्ञान के समाजशास्त्र में हम अगर देखेंगे तो भूमिकाओं का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि किस प्रकार वृहद संस्थान व्यक्ति विशेष और समूहों पर प्रभाव डालते हैं और वास्तविक अनुभव उत्पन्न करते हैं, जो कि सामाजिक वास्तविकता के निर्माण का भाग है। अतः जब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण मूलतया समाज के सभी सदस्यों का स्पष्ट सहयोगात्मक प्रयास है। माने उसमें अगर हम मूल्यों को सभी लोग अपनाते हैं उनको, तभी उसको हम समझ सकते हैं। और यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। ये सामूहिक प्रयास है, सहयोग प्रयास होता है और धीमे-धीमे सभी व्यक्ति उसके अंग बनते चले जाते हैं। उससे ऊपर होता है बाध्यकारी होता है। फिर मैं कहता हूँ कि दुर्कहेम का इस पे इम्पैक्ट है और इमाम दुर्कहेम जो उन्होंने अपना सोशल फैक्ट को बताने का प्रयास किया था, उसके माध्यम से हम समझते हैं। और ये सापेक्षिक रूप से है, ये स्पष्ट सापेक्षिक रूप से इसको हम देखते हैं। एक जैसा कभी घटित हो ही नहीं सकता। विभिन्न प्रकार के समूह है, विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न उनके भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थिति है, विभिन्न उनके इतिहास हैं, विभिन्न उनके, तो एक जैसा तो हो ही नहीं सकता है। इसको हम विविध स्तरों पे देखने का प्रयास करते हैं तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक वास्तविकताएं मिलती हैं। हम वैधता पे आते हैं कि सामाजिक संस्थान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पे थोड़ा सा हम देखें। वैधता, एलिजिबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वास्तविकता के सामाजिक